नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 6 पूर्णांक के हल देखेंगे। सबसे पहले जैसा कि हमें पाठ का नाम पूर्णांक दिया है तो हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक किन नंबरों को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4 ये सारी क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या जो होती है, इन प्राकृत संख्या में एक और संख्या जुड़ जाती है, 0। तो ये संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। अब चूँकि ये धनात्मक संख्याएं हैं दोनों, लेकिन आगे गणित में ऋणात्मक संख्याओं की भी ज़रूरत पड़ी तो हमें पूर्णांक मिले जिसमें 0 भी होता है, ये धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और साथ में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो ये होते हैं पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न दे रखा है कि ऋण 2 धन 6 बराबर 4, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा क्या होती है? यहाँ देखिए, ये एक कोई रेखा हमने खींची, इसमें बीच में क्या होता है? 0। इस तरफ दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और इसके बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ये होती है संख्या रेखा। अब मान लो वो हमें कहता है कि हमें प्लस करना है, किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर को प्लस करना है, तो हम उस नंबर से सीधे हाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे और अगर हमें माइनस करना है तो उल्टे हाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ हमें दिया हुआ है ऋण 2 धन 6, ऋण 2 धन 6। अब यहाँ ऋण 2 कहाँ लिखा हुआ है? तो ये रहा ऋण 2, ये ऋण 2 है। यहाँ से धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह है तो हम बाईं ओर आगे बढ़ेंगे। कितना आगे बढ़ेंगे? 6 अंक। कहाँ से? ऋण 2 से। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो क्या आ गया हमारे पास? 4। इसका उत्तर हमें मिल जाएगा 4। देखिए यहाँ पर इसे हल कर रखा है। ऋण 2 से हम दाईं ओर आगे बढ़े, कितने अंक? 6 अंक। तो हमें क्या मिल गया? 4 मिल गया। इस तरह अगले वाले को यदि हम देखें तो ऋण 4 धन ऋण 2, मतलब हमें ऋण 4 से ऋण 2 ही दिया हुआ है, तो ऋण 4 से हमें बाईं ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। धन होता तो हम दाईं ओर बढ़ेंगे और ऋण है तो हम बाईं ओर आगे बढ़ेंगे। तो ऋण 4 से 2 बाईं ओर बढ़े तो क्या मिल जाएगा हमें? ऋण 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 6। इसी तरह ये अगला दे रखा है हमें, संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ऋण 8 ऋण 10, तो ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। मतलब हम ऋण 8 से दाईं ओर आगे बढ़ेंगे 10 अंक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 अंक आगे बढ़े तो हमें क्या मिल गया? धन 2। इसके बाद है ऋण 10 ऋण 4, ये ऋण और ये ऋण भी धन हो जाएगा। मतलब ऋण 10 से हमें कहाँ आगे बढ़ना है? दाईं ओर। तो ऋण 10 से 1, 2, 3 और 4 सीधे हाथ की तरफ आगे बढ़ना है, तो मिल जाएगा ऋण 6। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। अब यहाँ पर ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ये दे रखा है। जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा, इन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। डी वाले घेरे को हम काला करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, ऋण 5 और 5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या है। ऋण 5 और 5 के बीच कितने पूर्णांक हैं? तो यहाँ देखिए, ये संख्या रेखा पर बनाया है हमने। ये ऋण 5 है और ये 5 है। अब इसके बीच के पूर्णांक हमें बताना है कि कितने हैं।
तो गिन लें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कुल कितने पूर्णांक हैं? 9 पूर्णांक। तो इसका सही उत्तर आएगा 9। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3, 0 से छोटे प्रत्येक पूर्णांक का चिन्ह होता है। तो 0 से छोटे, तो ये जो संख्या रेखा है इसमें ये 0 से बड़े अंक हैं सारे इस तरफ, और इस तरफ जो है छोटे अंक हैं। तो 0 से इस तरफ जाने पर प्रत्येक पूर्णांक के साथ क्या लग जाता है? ऋण का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर 0 से छोटे प्रत्येक पूर्णांक का क्या चिन्ह होता है? ऋण चिन्ह होता है। अगला प्रश्न देखिए, रेयांश और श्रेयांश कश्मीर में क्रमशः 2 स्थानों ए और बी पर गए। उन्होंने एक विशेष दिन ए पर ऋण 4 डिग्री सेल्सियस और बी पर 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए बी से ठंडा है, बी ए से ठंडा है, तापमानों में अंतर 3 डिग्री सेल्सियस है, ए का तापमान बी के तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, वो ए और बी 2 स्थानों पर गए। तो ए पे टेम्परेचर कितना है? ऋण 4 डिग्री सेल्सियस और बी पर कितना है? 1 डिग्री। तो जो ऋण 4 है वो 1 से बड़ा है या छोटा? तो हमेशा ध्यान रखना है जिन संख्याओं के आगे ऋण लग गया हो वो धनात्मक संख्याओं से हमेशा छोटी होती है। आंकिक मान देखें तो हमें 4 बड़ा लग रहा है और 1 छोटा लग रहा है, लेकिन नहीं, इसके साथ जब ऋण लग जाता है तो जिस संख्या के साथ, ये यहाँ पर यदि ऋण 100 भी होता तो क्या होता? वो 1 से छोटा ही होता। ऋण लगा है इसलिए ऋणात्मक मान छोटा है। तो ए का मान ऋण 4 है, तो ए का मान कैसा है? छोटा है। छोटा है मतलब यहाँ पर तापमान कम है, कम है मतलब ए ज़्यादा ठंडा है और बी जो है ए से कम ठंडा है ना। तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दे रखा है कि ए बी से ठंडा है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, ए बी से ठंडा है। ऑप्शन ए को हम गोला लगाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित संख्या है। अब संख्या रेखा पर हमें पता है कि बाईं ओर कौन से अंक आते हैं। हमने यहाँ पर संख्या रेखा जो अभी देखी थी, यहाँ पर इस तरफ धनात्मक आते हैं और इस तरफ कौन से अंक आते हैं? ऋणात्मक अंक आते हैं। ऋणात्मक अंक बाईं ओर है, धनात्मक अंक दाईं ओर है। तो बाईं ओर अंक पूछा है तो ऋण वाले अंक आएंगे। तो ऋण 1 जो है वो कहाँ है? बाईं ओर है। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, ऋण 1 व धन 1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है? तो यहाँ देख लीजिए, ये संख्या रेखा बनी हुई है, ये देखिए, ये ऋण 1 है और ये 1 है। ऋण 1 और 1 के बीच में कौन सा पूर्णांक आता है? 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। प्रश्न नंबर 7, संख्या धन 5 और ऋण 1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये हमने संख्या रेखा बनाई, यहाँ पर बीच में ये 0 है, 1 2 3 4 और ये 5 है, और इस तरफ ये ऋणात्मक मान है, ऋण 1 और ऋण 2। तो ये रहा संख्या रेखा पर ऋण 1 और ये है 5। अगला है प्रश्न नंबर 8, 0 और ऋण 8 संख्या युग्म में उचित चिन्ह छोटा है या बड़ा है का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो अब क्या 0 ऋण 8 से बड़ा है या छोटा है, ये पूछ रहा है। तो 0 जो भी है, 0 जो है वो ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं हैं उनसे हमेशा बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। जो संख्याएं, मतलब ये संख्या रेखा दे रखी है हमें, तो जो संख्या अगली संख्या से दाईं ओर है वो बड़ी है। अब क्या ये ऋण 1 से 0 दाईं ओर है, इस तरफ है, तो 0 बड़ा है, और बाईं ओर जो संख्या है वो छोटी है। तो यहाँ ऋण 8 इस तरफ आएगा बाईं ओर, ये छोटा होगा। यह हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है, इसलिए ऋण 8 जो है वो 0 से कैसा होगा? छोटा होगा। अगला देखें, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए किन्हें 2 का योग ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर हमें ये पूर्णांक दे रखे हैं, इन्हें हमें अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में इन्हें हमें जमाना है। तो अवरोही क्रम में मतलब हम घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा पूर्णांक आएगा। अब यहाँ देखें सबसे बड़ा बड़ा क्या है, चूंकि 6 है क्योंकि इसके साथ धन भी लगा हुआ है तो धन 6 सबसे बड़ा। उसके बाद उससे छोटा, यहाँ 4 नहीं लिखना है हमें, ये ध्यान रखना है 4 के साथ ऋण लगा हुआ है। धन वाले पूर्णांक पहले लिखेंगे तो एक तो 6 के साथ धन है, दूसरा 1 के साथ धन है तो दूसरे नंबर पे आएगा धन 1। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद ऋणात्मक संख्याओं को देखना है तो ऋणात्मक संख्याओं में ऋण 1, ऋण 4 और ऋण 3 है। तो इसमें जिसका अंकिक मान सबसे बड़ा लिख रहा है मतलब 4 का, ये सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा दिख रहा है मतलब ऋण 1 ये सबसे बड़ा है। तो इसके बाद आएगा ऋण 1, उसके बाद आएगा ऋण 3 और फिर आएगा ऋण 4। ऋण 4 सबसे छोटा है। तो ये हमने इन संख्याओं को क्या करा है, बढ़ते क्रम में जमा दिया है, व्यवस्थित कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। नोमान और उसके दोस्त संख्या पट्टी बनाकर उस पर खेल रहे हैं। 2 से बाईं ओर 10 अंक चलने पर नोमान की गोटी किस संख्या पर होगी। तो यहाँ देखिए ये संख्या रेखा हमने बना रखी है। वो क्या बोल रहा है, 2 से बाईं ओर 10 अंक चलने पर। तो यहाँ 2 कहाँ है, ये है संख्या रेखा पर 2। बाईं ओर मतलब उल्टे हाथ की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब हम 10 चले तो कहाँ पर आ गई हमारी गोटी, उसकी गोटी ऋण 8 पर। तो 2 से बाईं ओर 10 अंक चलने पर गोटी कहाँ होगी, ऋण 8 पर होगी। अगला है प्रश्न नंबर 11। ऋण 1 धन धन 8 का मान ज्ञात कीजिए। भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहां से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। तो ऋण 1 धन 8 का मान ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा, ऋण में 1 धन 8 का मान होगा, 8 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 7। और 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहां से 3 सीढ़ी ऊपर चलने पर भूमि तल से किस सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। पहले 5 सीढ़ी चले और उसके बाद और 3 सीढ़ी चढ़े तो कौन सी सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे, 8वीं सीढ़ी पर। तो भूमि तल से 8 सीढ़ी ऊपर पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एक स्कूल के कार्यक्रम में नृत्य के दौरान एक छात्र 2 कदम आगे व 3 कदम पीछे जाता है। ऐसा 2 बार करने के बाद छात्र मूल स्थिति से कितने कदम आगे या पीछे होगा। यदि 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाता हो तो मूल स्थिति से 5 कदम आगे बढ़ने के लिए उसे यही प्रक्रिया कितनी बार दोहरानी पड़ेगी। अब देखिए पहली स्थिति दी है कि अपनी मूल स्थिति से 2 कदम पीछे होगा वो। तो ये हमने एक संख्या रेखा बनाई है ना। मान लीजिए कि छात्र कहाँ पर है, पहली कंडीशन उसने दी है कि एक छात्र 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे जाता है। तो ऐसा 2 बार करने पर छात्र मूल स्थिति से कितने कदम आगे या पीछे होगा। पहले वो 2 कदम आगे जाता है और फिर 3 कदम पीछे आता है। तो मान लो छात्र यहाँ पर है, 0 पर है, तो यहाँ से वो 2 कदम आगे जाता है। 2 कदम आगे मतलब हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे। ये 2 कदम आगे गया, लेकिन फिर क्या होता है, 3 कदम पीछे हो जाता है। तो यहाँ जाएगा 3 कदम पीछे होगा मतलब 1 2 और 3 कदम पीछे होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वो। अब फिर अगली बार में क्या होगा, यहाँ से आगे चलना चालू करेगा। तो ये 1 और 2 कदम आगे चला और 3 कदम पीछे होगा, तो 1 2 और ये 3 कदम पीछे होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ गया, ऋण 2 पे आ गया। पहले कहाँ था, 0 पे। तो कितने कदम पीछे हो गया वो, 2 कदम पीछे हुआ है, आगे नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर आ जाएगा वो कि अपनी मूल स्थिति से 2 कदम पीछे होगा। अगले में वो बोल रहा है कि 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाता हो तो मूल स्थिति से 5 कदम आगे बढ़ने के लिए उसे यही प्रक्रिया कितनी बार दोहरानी पड़ेगी। तो यहाँ हमने देखिए इसको दर्शाया है
मान लो कि वो शून्य से शुरू करता है ना। तो 3 कदम आगे बोल रहा है वो, तो 1 2 और 3 कदम आगे गया और 2 कदम पीछे हुआ, तो कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। पहली बार में 1 पे आ गया, दूसरी बार में यहाँ 1 से चालू करना किया उसने, 1 2 और 3 कदम आगे चला, 2 कदम पीछे आए तो काय पे आ गया, वो 2 पे आ गया। फिर यहाँ से उसने शुरू किया, 1 2 और 3 कदम आगे गया, 2 कदम पीछे आया तो काय पे आ जाएगा, वो 3 पे आ जाएगा। फिर यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 कदम आगे गया, 2 कदम पीछे आया तो काय पे आ गया, वो 4 पे आ गया। फिर यहाँ से 1 2 3 कदम आगे गया, 2 कदम पीछे आया तो काय पे आ गया, वो 5 पे आ गया, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, मूल स्थिति से 5 कदम आगे बढ़ने के लिए। अब आ गया है वो 5 पे, तो उसको ये क्रम कितनी बार दोहराना पड़ा, तो 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाता है तो उसे 5 बार यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। इसका उत्तर होगा 5 बार यह प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। 2 पासों के फलकों पर क्रमशः धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 तथा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और ऋण 6 अंकित है। 2 खिलाड़ी पासों के एक युग्म को बारी बारी से फेंकते हैं तथा इन पर प्रत्येक बार आने वाली संख्याओं के योग को लिखते हैं। साथ ही उनके द्वारा प्राप्त अंकों को पृथक रूप से जोड़ते जाते हैं। वह खिलाड़ी जिसके अंकों का योग सर्वप्रथम 20 या 20 से अधिक हो जाता है खेल का विजेता होता है। पासों के कौन कौन से युग्म के कितनी बार प्राप्त होने पर खिलाड़ी विजेता होगा। तो अब एक पासे प्रश्न में वो यह कह रहा है कि पासों पे धनात्मक अंक है, एक पासे पे धनात्मक अंक है और दूसरे पे ऋणात्मक अंक है। तो जब धनात्मक अंक हम चलेंगे तो हमारे नंबर बढ़ेंगे, लेकिन जब हम दूसरा ऋणात्मक अंक वाला पासा फेंकेंगे तो हमारे अंक क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो वो क्या बोल रहा है कि ऐसे किस तरह से फेंके, कितनी कम बार में सबसे ज़्यादा अंक आ जाए। तो यदि पहले पासे पे 6 आता है और दूसरे वाले पासे पे क्या आता है, ऋण 1 आता है, तो कितने अंक उसको कुल मिल जाएंगे, 5 अंक। एक अंक कम हो जाएगा ना, इसलिए कितने अंक होंगे, कुल 5 होंगे। और उसको कुल कितने अंक लाने हैं, 20 अंक लाने हैं। तो एक बार में 5, दूसरी बार में 5, तीसरी बार में 5 और चौथी बार में 5, ऐसे करके 4 बार में उसके पास क्या आ सकता है, 20 आ सकता है। तो यदि पहले पासे पे धन 6 आता है और दूसरे पे ऋण 1 आता है तो 4 बार में उसका टारगेट जो है 20 का वो पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि पहले वाले पासे पे 5 आता है और दूसरे वाले पे ऋण 1 आता है तो 5 बार में टारगेट पूरा होगा। और यदि पहले पे 4 और दूसरे पे ऋण 1 आता है तो 7 बार में होगा। इस तरह से एक के साथ ये संभावनाएं लिखिए। दूसरी संभावनाएं भी बहुत सारी हो सकती है। तो अगर पहला अर्थात पहले पासे पे 6 और दूसरे पासे पे ऋण 1 लगातार आते हैं, यदि 4 बार आता है तो खिलाड़ी का खेल का विजेता होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। एक चिड़िया समुद्र तल से 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और उसकी छाया पानी में दिख रही है। यदि वह पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर मछली पकड़ती है तो गहराई किस संख्या को प्रदर्शित करेगी और क्यों। अब चिड़िया समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 2 मीटर की ऊंचाई पर, और उसकी छाया पानी में दिख रही है ना। और यदि वह पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर मछली पकड़ती है तो गहराई किस संख्या को प्रदर्शित करेगी और क्यों। तो यदि वो पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर मछली पकड़ती है तो गहराई जो है वो ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि समुद्र तल से नीचे जाने पर ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम ये कोई समुद्र तल है, यहाँ ये समुद्र के नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर का है, तो ऊपर ये जो है ये धनात्मक अंक होंगे और ये जो नीचे है ये ऋणात्मक अंक होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15।
एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक मेंढक सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है। पानी 12वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर पर पहुंच पाएगा? तो ये देखिए, ये 12 सीढ़ियां हैं, ये पानी के अंदर है ना। ऐसा वो बोल रहा है कि पानी 12वीं सीढ़ी पर है, मतलब ये 12वीं सीढ़ी पे पानी लग जाता है। तो एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर आता है, तो कितनी छलांगों में पानी के स्तर पर पहुंच पाएगा? मेंढक ने, हाँ यहाँ मेंढक बैठा हुआ है, उसने पहली छलांग भरी, तो क्या होगा, वो 3 सीढ़ी नीचे जाएगा। तो यहाँ से 1 2 और ये 3 सीढ़ी नीचे जाएगा। लेकिन अगली छलांग में क्या होता है, वो 2 सीढ़ी वापस ऊपर आ जाता है। तो कहाँ पे आ जाएगा, वो 1 पे आ जाएगा। फिर यहाँ से वापस 3 सीढ़ी नीचे जाएगा तो 4 पे आ जाएगा। लेकिन अगली छलांग में फिर 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा तो काय पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। तो ये क्रम इस तरह से यदि हम देखते हैं तो वो 17 छलांगों में पानी के स्तर पर पहुंच जाएगा। तो कुल छलांगों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छलांग लेता है वो, और 17 छलांगों में वो कहाँ पहुंच जाता है, 12वीं सीढ़ी पर पहुंच जाता है। ये उसके द्वारा ली गई कुल छलांगे हैं। तो 17 छलांगे लेता है वो और जल के स्तर तक पहुंच जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 भिन्न के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।